बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राह स्पेशल के साथ मैं हूँ सलमान अली। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियात से करवाते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में हमारे लिए स्ट्रगल, मोटिवेशन और बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं कि जो हम भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का सफ़र तय कर सकें। और ये जो कहा जाता है माशरे में कि शॉर्टकट्स के ज़रिए जल्दी से कोई तेज़ी से या रातों रात कामयाबी हासिल कर ले जाए, तो ये महज एक जो है ख्वाब और एक ऐसी चीज़ है शराब की मानद है जिसके पीछे हकीकत नहीं। और हकीकत ये है कि इंसान मेहनत के ज़रिए ही कोई मकाम, कोई ऐसी बुलंदी पर पहुंच पाता है कि जो लोगों के लिए मिसाल भी बनता है और उनकी ज़िंदगियों में, उन लोगों की ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम भी उनको अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में, अपने मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के चैलेंजेस में, हालात के इस तेज़ तरीन बहाव में हम सामना कर सकें और न सिर्फ ये सामना कर सकें बल्कि उसमें अपने लिए कामयाबी की राहें भी निकाल सकें। तो नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की, बल्कि कराची की भी एक मारूफ़ बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हैं और इस वक्त आबाद के चेयरमैन भी हैं और तामीरात की सनत से गुज़िश्ता 2 से 3 दिहाइयों से वाबस्ता हैं और इस फील्ड में न सिर्फ ये कि तजुर्बा रखते हैं बल्कि एक मुनफरिद मकाम भी रखते हैं। जनाब हसन बख्शी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, मैं चाहूँगा आगाज़ करना कि आप अपने इब्तिदा से हमें बताइए कि किस तरह ज़िंदगी का सफ़र आगाज़ हुआ और फिर किस तरह से आप इस मकाम में पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं 1971 में पैदा हुआ, कराची में पैदा हुआ। मेरे वालिद 1947 में बॉम्बे से माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए और बहुत हम्बल बैकग्राउंड से उन्होंने अपना काम शुरू किया। और मुझे वो याद है, वो कहते थे कि मैंने 120 रुपये की जॉब से अपना काम शुरू किया और करते करते अल्लाह ताला ने फिर उन्होंने स्टील के बिज़नेस में गए और अल्लाह ताला ने बरकत दी, इतनी बरकत दी कि वो पाकिस्तान री रोलिंग मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, पाकिस्तान शिप ब्रेकर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बने और मुख्तलिफ़ पाकिस्तान कबड्डी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। सोशल शख्सियत थे और पॉलिटिकल शख्सियत भी थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ट्रेजरर भी रहे। इन शॉर्ट सेल्फ मेड आदमी थे, लोगों से मिलना जुलना बहुत था। और 1991 में उनका इंतकाल हुआ जब मेरी उम्र तकरीबन 20 साल थी, बल्कि फिर 1989 में उनका इंतकाल हुआ जब मेरी उम्र तकरीबन 18 साल थी। मैं एक भाई हूँ, 3 बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बड़ी हैं, अब शादीशुदा हैं। तो उनका इंतकाल भी ऐसे हुआ कि मैं गाड़ी में जा रहा था उनके साथ एक कवाली का फंक्शन सुनने और वहाँ वो चीफ़ गेस्ट थे, तो उनको गाड़ी में ही कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका इंतकाल हो गया। यानी ऐसा नहीं हुआ कि वो हॉस्पिटल में थे और हमें टाइम मिला। और आई वॉज थ्रस्ट इनटू माय बिज़नेस। सेकेंड डे हम उठ के अपने ऑफिस चले गए और हमने अपना काम किया। मेरे वालिद साहब, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ चीज़ें मैंने उनकी बताई, वो नो लिमिट गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर भी थे। इसके अलावा वो कंस्ट्रक्शन में भी थे। हमारे कहीं प्रोजेक्ट, एक फेडरल बी एरिया में बख्शी स्क्वायर के नाम से प्रोजेक्ट 19 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 77 या 74 में बना, उस वक्त से काम कर रहे हैं। खैर, मैं वालिद की इंतकाल के बाद अपनी री रोलिंग फैक्ट्री चलाता रहा और स्टील की, उसका नाम था पाकिस्तान स्टील प्रोडक्ट। और उसके अलावा मैं और भी कुछ मतलब रियल एस्टेट में ट्रेडिंग कर रहा था, एक्टिव इनटू कंस्ट्रक्शन नहीं था। 1995 या 96 के बाद हमने कंस्ट्रक्शन शुरू किए। पहले कुछ प्रोजेक्ट DHA में कमर्शियल प्लॉट्स किए, कुछ मकानात बनाए और उसके बाद फिर मुस्तकिल शहर में बिल्डिंग बनाते रहे। तकरीबन हमारे इन सालों में 25-30 प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होके डिलीवर हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात है कि डिलीवर हो चुके, इन टाइम डिलीवर हो सके। और अभी भी हमारे 2-4-5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आबाद में आने का इत्तेफाक ऐसे हुआ कि 2007 में हम जिस किस्म का काम करते थे उसमें हमें एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत नहीं थी। हम चूँकि शहर के अंदर काम करते थे और कई सालों से काम कर रहे थे, तो लोग हमें जानते थे। जो जानने की वजह से एक लोगों का एतमाद था। वालिद साहब का भी कुछ जी, वो वालिद साहब का एक बहुत बड़ा सोशल सर्कल था और जहाँ मेरा ऑफिस था वो तकरीबन 60 साल से आज वही है, डेपो लाइन्स के पास। 50 साल, तकरीबन 40 साल हम गार्डन ईस्ट में रहते रहे, तो सब लोग जानते थे। तो जो हमने प्रोजेक्ट किए तो हुआ ये कि हमारी बुकिंग ऐसी हो जाती थी, तो हमें कभी आबाद की ज़रूरत पड़ी नहीं। उस वक्त तक आबाद की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी भी नहीं थी।
देन सन 2007 में हमने एक प्रोजेक्ट किया नाज़माबाद में, उसका नाम था बख्शी रेसिडेंसी। बख्शी रेसिडेंसी जब हम करने लगे और वो ग्राउंड प्लस 12-14 मंजिल 15 मंजिल की बिल्डिंग थी, उस वक्त 2007 में हमने शुरू किया तो 2008 में दुबई का क्राइसिस आ गया और एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। स्ट्रक्चर हमारा मुकम्मल हो चुका था, हमने सेल एनओसी ली नहीं थी क्योंकि हमारा ख्याल था हम खुद ही बेच देंगे, बट मार्केट बहुत स्लो डाउन हो गई। तो पहली बार हमें सेल एनओसी के लिए, क्योंकि सेल एनओसी लेने के लिए आबाद की मेंबरशिप ज़रूरी होती थी। अच्छा, सेल एनओसी के लिए हमने आबाद, आप उसके बगैर बेच नहीं सकते? नहीं, वो उस वक्त तक ये कानून बन चुका था कि आप बेच नहीं सकते। हमने इश्तिहार लगाना था, हमने एनओसी ली और एनओसी लेके हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट बिक भी गया, बन भी गया। 2007 से मेरा आबाद में एडमिशन हुआ। 2007 से लेके हम अपने काम में ही लगे रहे, मैन्युफैक्चरिंग में लगे रह गए, कंस्ट्रक्शन में लगे रहे। 2014 में पहली बार बाकायदा तौर पे आबाद में इलेक्शन हुए, हमने जो देखे। इससे पहले होते होंगे यकीनन, पर उसमें कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं करते थे। और 2 पैनल बने, एक का नाम एलाइट पैनल था जिसको लीड कर रहे थे मोहसिन शेखानी साहब, और दूसरे पैनल का नाम मेरे ख्याल में, अगर मुझे याद नहीं, प्रोग्रेसिव या कुछ पैनल था, मुझे उसका नाम 2014 में। तो मोहसिन शेखानी साहब का मुझे फ़ोन आया कि हसन कहाँ हो? तो मैंने बोला मैं अपने दफ्तर में हूँ। बोला आप आओ हमारे साथ काम करो। मैं उस वक्त तक शायद एक बार भी मोहसिन शेखानी साहब को मिला नहीं था। अच्छा, शौक़ था हमें। मेरे वालिद साहब 2 बार इलेक्शन भी लड़े थे। अच्छा, पीपल्स पार्टी के ज़माने में 1970s में। वो तो कौमी या सूबाई से, जी, तो वो उनके शौकीन थे। तो मैं भी चला गया मोहसिन शेखानी साहब के पास, सब बैठे थे, हम भी बैठे, और फिर ये तय हुआ कि पहली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रीजनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए आप भी इलेक्शन लड़ो। हमारे ग्रुप ने इलेक्शन लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह 2500 वोट या 2400 वोट हमें मिले। जो सेकंड ग्रुप था मुखालिफ ग्रुप, उसको 1200 वोट मिले। हम सब REC में आ गए, मोहसिन भाई चेयरमैन बन गए। मोहसिन भाई के साथ नीचे सीनियर वाइस चेयरमैन ये बन गए हमारे सलीम पटेल साहब, वाइस चेयरमैन हनीफ गौहर साहब बन गए। हनीफ गौहर साहब के साथ रीजनल चेयरमैन बन गए हारिस मिठानी साहब। वहाँ से आपका आबाद में एक्टिव उस साल हमने मुख्तलिफ़ कमिटीज़ में काम किया। शौक़ तो हमें था ही, उस साल मौका मिला एक्चुअल काम करने का। जो ईमानदारी की बात है कि अब मेरिट पे आओ, काम करो, और एवरीबडी वाज वेलकम्ड। 2001 साल का टेन्योर होता है आबाद में, और CC-REC का 2 साल का टेन्योर होता है। तो जब मोहसिन भाई लोगों का टेन्योर ख़त्म हुआ 2014-15 का, तो फिर इलेक्शन उन्होंने लगे, तो फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया एज अ रीजनल चेयरमैन आबाद के लिए। उस टीम में हमारे साथ जुनैद तालू साहब चेयरमैन थे, हनीफ मेमन साहब वाइस चेयरमैन थे, और मैं रीजनल चेयरमैन सिंध और बलूचिस्तान का था। अल्लाह के करम से हमारा ग्रुप जीता फिर, और मैं रीजनल चेयरमैन बना। मुख्तलिफ़ टीमों में मैंने काम किया वहाँ पर। स्पेशली आई वाज एक्टिव इन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब का मैं फोकल पर्सन था, FBR का फोकल पर्सन था, मैं FIA का फोकल पर्सन था, और मैं एंटी करप्शन का फोकल पर्सन था। क्योंकि उस ज़माने में आपको पता है MQM की कुछ इंक्वायरीज़ चल रही थी, और कुछ हमारे आबाद ने भी पिछले कई सालों में कुछ डोनेशन दिए थे MQM को। पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपको पता है दुनिया भर में इस किस्म के एसोसिएशन को सपोर्ट करना पड़ता है और साथ लेके चलना पड़ता है। तो वो इंक्वायरी एंटी करप्शन में हो रही थी। हमारे यहाँ आबाद के कुछ लोग रिलक्टेंट थे जाने पे, तो मैंने वॉलंटियर किया कि मैं ख़ुद जाता हूँ, और ये इसको मैं इंशाल्लाह ताला ऑन मेरिट फेस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत करम किया, मैं गया और ऑन मेरिट वो फेस हुआ। और हमने जाके कहा कि हमने चेक से पैसे दिए हैं, हमने कोई छुप के पैसे नहीं दिए, और मजबूरी थी हमारी। एक ठेले वाला भी देता था, एक बिजनेसमैन भी देता था, मैं बिल्डिंग बनाता था ज़ाती तौर पे, मैं भी देता था, और हमने भी दिए। इस तरह फिर इसी तरह उस ज़माने में नया नैब एक्टिवेट हुआ था। इससे पहले भी नैब था, पर नैब को इतना नज़र नहीं आता था, तो नैब में भी लोगों को जाने का थोड़ा सा रिलक्टेंस था। नैब में भी मैंने अपने आप को ऑफ़र किया, और मैं आई एम ग्रेटफुल टू चेयरमैन एट दैट टाइम मिस्टर जुनैद तालू, जिन्होंने बोला हसन आप देखो। मैं गया, नैब और आबाद के दरमियान हमने एक ब्रिज बनाया,
उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था, इससे पहले एक हरासमेंट था। हरासमेंट इस किस्म का था कि जब बिल्डर को बुलाया जाता था नैब में तो वो घबरा के जाके वकील के पास जाता था पता नहीं क्यों बुला लिया और वो बेल ले लेता था, चूँकि वकील को तो अपना इंटरेस्ट था। हमने नैब में जाके कहा कि आप हमें यूज़ करें, हम बिल्डर को खुद लेके आएंगे, आप उसका व्यू पॉइंट सुने, आप अपना व्यू पॉइंट सुने, उसके बाद ऑन मेरिट फैसला करें। अगर आप समझते हैं कि बिल्डर का कोई कसूर है तो आप कानूनी इख्तियार है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, रेफरेंस फाइल कर सकते हैं। पर अगर आप समझते हैं कि बिल्डर की कोई गलती नहीं तो आप उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा ब्रिज बन गया कि बहुत सारे हमारे लोग जो पहले जाने को घबराते थे, वकीलों से बेल ले लेते थे, और नैब को भी तकलीफ़ होती थी क्योंकि लिटिगेशन में उनका भी अफसर आ रहा है कोर्ट में, टाइम वेस्ट होता था। तो वो एक ब्रिज बन गया और बहुत कामयाबी से चला। इन तीनों कमिटीज़ में मैं रहा, हमारा साल ख़त्म हो गया। उसके बाद आया 2016, उसमें हनीफ गौहर साहब बन गए चेयरमैन और उनके नीचे आरिफ जीवा साहब सीनियर वाइस चेयरमैन, और मेरे ख्याल में उस टेन्योर में वाइस चेयरमैन रिजवान आडिया साहब थे और रीजनल चेयरमैन आसिफ समसम थे। तो उस दौर में भी मैंने इन चारों कमिटीज़ में काम किया। इसके अलावा मैं एफबीआर के लिए भी काम करता रहा आबाद की तरफ से। और जो फ़िक्स टैक्स रजीम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस की, उसमें एक हमारा रोल ये था आबाद की, चूँकि कन्वीनर था मैं उस कमेटी का, कि वो लॉ बनाने को, वो ड्राफ्ट करने को, और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशन करनी थी, ऑफ कोर्स ऑफिस बेयरर्स ने भी की, साथ साथ हम भी थे, जो हमसे हुआ हमने किया। इसके अलावा एक बना सिंध स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड, उसमें भी हमारा ये काविश थी कि एक ऐसा कानून बने जहाँ कच्ची आबादियाँ सिंध में डेवलप हों और उनके मकीनों को वहाँ पर रहने की जगह मिले, मुफ्त में मिले बल्कि, और उनके बच्चों को 10 साल का एजुकेशन फ्री हो, मेडिकल फ्री हो। तो वो ड्राफ्ट भी आबाद में हमने, उस कमेटी को मैंने हेड किया, वो ड्राफ्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध असेंबली ने वो ड्राफ्ट मंजूर किया भारी अक्सरियत से। एक और सिंध कंडोमिनियम एक्ट, उस कमेटी को भी मैं हेड कर रहा था। वो भी हमने, आपने देखा होगा कराची में 10, 20, 30, 40 साल, 5 साल पुरानी बिल्डिंगें बनी है, मेंटेन नहीं हो रही, और हमने उसको एक ड्राफ्ट किया कि भाई जो बिल्डिंग बनती है 1 साल बिल्डर मेंटेन करेगा, उसके बाद प्रॉपर कंपनीज़ हायर होंगी, वो रजिस्टर्ड होंगी SBCA में और वो मेंटेन करेंगी। वो लॉ भी हमने ड्राफ्ट किया, उसको भी मैं हेड कर रहा था, और वो लॉ सिंध असेंबली में 2014 में उस पर लेजिस्लेशन भी हो गया। उसके बाद उसके रूल्स नहीं बने, जो काम था बिल्डिंग कंट्रोल का। खैर हमने हनीफ भाई की टेन्योर में भी काम किया। उसके बाद आ गया नेक्स्ट साल फिर मोहसिन भाई चेयरमैन हो गए। मोहसिन भाई ने मुझे अपने साथ सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान का ले लिया, और मेरे साथ थे अयूब साहब। उस दौर में एक्सपोजर इसलिए ज़्यादा हो गया कि जब सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान हो गए तो हाँ, उसमें हुआ ये कि हम कराची में तो तमाम लोगों में मेरा एक मिलना जुलना और इन इदारों में जिन पर मैं काम कर रहा था, बट वो फिर पाकिस्तान लेवल पे अगर इस्लामाबाद जाना है, प्राइम मिनिस्टर को कोई प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेसिडेंट को देनी है, मोहसिन भाई को असिस्ट करना है, लीगल कमेटी में जाना है, इधर उधर, तो वो उससे हमें एक बहुत तजुर्बा और एक्सपोजर हुआ। वो टेन्योर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट ईयर आरिफ जीवा साहब चेयरमैन बने। आरिफ जीवा साहब के सीनियर वाइस चेयरमैन थे फयाज़ इलियास के नीचे थे मेरे ख्याल में वाइस चेयरमैन थे फयाज़ सुहेल वरिंद, और उनके नीचे थे हमारे अल्ताफ़ ताई साहब रीजनल चेयरमैन। तो उनके दौर में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद के टेन्योर पे मैं ख़ुद चेयरमैन आ गया आबाद, मेरे साथ अनवर ओके सीनियर वाइस चेयरमैन आ गए, वाइस चेयरमैन अब्दुल करीम आडिया, और रीजनल चेयरमैन हमारे इब्राहिम हबीब साहब। ये मुख्तसर हमारे सफ़र का आगाज़ और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। इस तमाम सफ़र में मैं एक चीज़ ज़रूर एडमिट करूँगा कि बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ज़िंदगी में काम किया है और मौका भी मिला है, बट मोहसिन शेखानी साहब की ख़ास खासियत है कि वो मेरिट को प्रमोट करते हैं और उनको काम करने का मौका देते हैं। मैंने दूसरी फेडरेशन में भी मैं मैनेजिंग कमेटी में रहा हूँ। मैं दूसरी फेडरेशन की भी नैब की कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ।
हमने ये देखा है कि वहाँ पर फेडरेशन में, चैम्बर में लोगों को यकीनन चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट लाया जाता है, पर जो आज़ादी से काम करने आबाद में दिया जाता है ना, ऐसा मौका कहीं नहीं मिलता। ऐसा मौका देखें, उससे यकीनन एक ग्रूमिंग होती है, एक एक्सपोजर मिलता है, और जब आप कहीं काम करते हैं ना, तो मुमकिन है कोई गलती भी हो जाती है, तो गलती भी होती है, पर वो फिर हमारे जो लीडरशिप है ना, हमारे साथ खड़ी भी रहती है। और मैं ये समझता हूँ हम तमाम तंजीमों ने, ये जो एसोसिएशंस हैं, उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। देखें, ये अब मैं आबाद के आपको एक बात बताऊं कि देखें, आबाद एक ऐसा नर्सरी हो गई है कि वहाँ से लोग जाके प्रोविंशियल असेंबली में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पर से लोग जाके हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी जा रहे हैं, वहाँ से लोग जाके फेडरेशन में भी जा रहे हैं, वहाँ से लोग दूसरी जगहों पे भी जा रहे हैं। मैंने खुद अप्लाई किया था नेशनल प्रोविंशियल असेंबली का टिकट ये जनरल इलेक्शन में, और मुझे पीटीआई ने 106 PS 106 से टिकट भी दिया था। अच्छा। लड़ा नहीं इस इलेक्शन क्योंकि रिवायती सियासतदान नहीं हूँ, गलती हो गई एक डॉक्यूमेंट डालने में। अच्छा। कि जो मेरा सेकेंडर था वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं था, डिलिमिटेशन में वो बाहर हो गया था, उसका मुझे इल्म नहीं था। तो हमारे दोस्त, भाई, साथी जमाल सिद्दीकी साहब थे, वो लड़े फिर इलेक्शन और वो जीत गए। तो कहने का मकसद है, लीडर वो होता है जो लीड करता है और लीडर्स क्रिएट करता है। ये क्वालिटी जो है ना मोहसिन शेखानी साहब में अल्लाह ताला ने दी है, और हम उम्मीद रखते हैं कि वो इसी तरह नई लीडरशिप को क्रिएट करेंगे और काम करने का मौका देंगे। सही। अच्छा हसन साहब, आपने अपना बिज़नेस एक्सपोज बताया, स्टील बिज़नेस में आप रहे, और स्टील बिज़नेस भी एक कामयाब बिज़नेस है, फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो आपसे अगर मैं ये सवाल करूँ कि आपने इस पूरे कारोबारी अपने ज़ाती हसन बख्शी, आपने क्या चीज़, कोई 2-3 लेसन ऐसे जो आपने सीखो, यार ये मैंने ज़िंदगी का मेरे निचोड़ है जो मैं आगे नई नस्ल को देना चाहता हूँ, कि ये बातें हैं? देखिए, आई एम वेरी क्लियर ऑन इट, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। इंसान सीधा काम करे, मेहनत करे, तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं मौका तरक्की देता है। अगर हम कहीं, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, आई गॉट 3 सन्स, माशाल्लाह 3 बेटे हैं, कि ज़िंदगी में शॉर्टकट्स नहीं है। शॉर्टकट्स अच्छे लगते हैं, मुमकिन है उस वक्त फ़ायदा हो जाता है, बट इन द लॉन्ग रन उसका कोई फ़ायदा नहीं है और नुकसान ही नुकसान है। मेहनत करते रहे। मैं इसकी थोड़ा स्पोर्ट्स के हवाले से देता हूँ मिसाल के, क्रिकेट आप खेलते रहेंगे, मैदान में 11 प्लेयर में रहेंगे, तो आपको 100 करने का भी मौका मिलेगा, 50 करने का भी मौका मिलेगा, 2-4 को आउट करने का भी मौका मिलेगा। बट अगर आप बाहर बैठ जाएंगे और पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सके। इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स में भी बड़ा एक्टिव था। मैं सेंट पैट्स का स्कूल का कैप्टन भी था। अच्छा। उसके अलावा मैं हेड बॉय भी था, गवर्नमेंट कॉमर्स से भी खेला मैं, पर चूँकि, और मेरी हमेशा बचपन से ख्वाहिश ये थी कि टेस्ट क्रिकेटर बनूंगा। मुझे याद है कि जब भी स्कूल में एक दिया जाता था कि क्या बनेंगे बड़े होके, एक ऐसे लिखे इंग्लिश में, तो मैं लिखता था आई वांट टू बिकम अ टेस्ट क्रिकेटर। बट वो चूँकि वालिद साहब की एक बहुत सडन डेथ हो गई, तो मैं कारोबार में आ गया और वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। आपको मुश्किल नहीं हुई इतने यंग एज में कारोबार संभालना? और यानी 18 के जस्ट आप 18 थे, उसके बाद पढ़ाई चल रही होगी? जी, मैं इंटर में था, और बट मैं मैट्रिक के बाद से अपने वालिद साहब के साथ रहता था, वो मुझे अपने साथ रखते थे। और वो एक बात ज़रूरी कहते थे कि हसन आ जाके ऑफिस कम से कम अपना किसके पैसे देने हैं, किसके लेने हैं, वो समझ लो, सीख लो, ताकि बाद में परेशानी नहीं हो। वो भी और बिल्कुल, और उनके साथ साथ मेरे को एक बड़ी हेल्प रही। मेरे मामू मेरे वालिद साहब के साथ अटैच थे सिंस लास्ट 60 ईयर्स। अच्छा। तो उन्होंने भी बहुत मेरी हेल्प की, ग्रूम करने में, मदद करने में। साथ देखें, साथ देना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, मैं चूँकि काम कर रहा था, इंडस्ट्री भी चला रहा था, कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ा बहुत थे हम, ट्रेडिंग भी कर रहे थे, पैसे का एक्सेस भी था, और अल्लाह के करम से मैं चाय भी नहीं पीता, सिगरेट भी नहीं पीता, पान भी नहीं खाता। अल्लाह ने बड़ा करम किया, और इसका क्रेडिट मैं अपने घर के माहौल और उन दोस्तों को देता हूँ जिनके साथ मैं रहा, क्योंकि मेरे जो करीबी सब दोस्त थे वो कोई भी ये नहीं कहता, हम लोग शायद उससे रहे ही नहीं करीब। सोबत के बारे में हाँ, उसमें उन चीज़ों से हम दूरी रहे। अभी अल्लाह के करम से आई एम इनटू कंस्ट्रक्शन, आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग,
हम एल्युमिनियम मैन्युफैक्चर करते हैं, पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्टील का है। भी कुछ कर रहे हैं? स्टील का शिप ब्रेकिंग पहले करते थे, स्टील सरिया मैन्युफैक्चर करते थे। मैन पावर की शॉर्ट की वजह से बच्चे जवान हो रहे हैं, तो अब दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं कि शिप ब्रेकिंग में चले जाएं। और बच्चों को भी बिजनेस में ही लाने का इरादा है? हमारी तो ख्वाहिश है। फिर अब आजकल के आपको पता है बच्चे अपना फैसला खुद करते हैं। अच्छा, स्टील से बात आई कि तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर स्टील इंडस्ट्री, जो पाकिस्तान का अपना स्टील मिल्स जो कहा जाता है, बड़ा एक इदारा था, 3 साल से बंद है, आपके इल्म में होगा यकीनन। तो सरकार अपना स्टील सेक्टर नहीं चला सकी। बार बार ये कहा जाता है कि अपनी निजी स्टील मिल तो बड़ी तरक्की से चला ली, लेकिन जो सरकार की अपनी इतनी बड़ी स्टील मिल, पाकिस्तान का फ़ख्र कहा जाता था, वो बंद हो गई। तो आप क्या कमेंट इस पर करना चाहेंगे, क्योंकि आप बिज़नेस से भी रहे हैं वाबस्ता? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, मैं स्टील मिल का कस्टमर भी रहा हूं। अच्छा। क्योंकि बिलेट वही बनाते थे उस ज़माने में। जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इन बड़े इदारों को एज अ पॉलिटिकली ऑब्लाइजिंग प्लेस यूज़ किया गया है। स्टील मिल अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में चलती है तो बेहद नफ़ा है। आज आगा स्टील, अमरेली स्टील को देख लें। एयरलाइन कोई प्राइवेट सेक्टर में चलती है तो बेहद नफ़ा है। कोई बैंक प्राइवेट इदारे में चलता है तो बेहद नफ़ा है। कराची इलेक्ट्रिक को आप देख लें, जब गवर्नमेंट का था तो 14 बिलियन का लॉस था, 1 बिलियन या 2 बिलियन में बेचा गया, अब 14 बिलियन का प्रॉफिट है। हबीब बैंक जब गवर्नमेंट में था या यूबीएल जब गवर्नमेंट में था तो लॉस था, अब उनके एक क्वार्टर का नफ़ा 10-10 बिलियन है। एमसीबी देख लें। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किसी भी इदारे में उसको तबाह करने में एक बुनियादी किरदार अदा करती है। पाकिस्तान स्टील मिल भी, और दूसरे में हम पीआईए देख लें, जो इदारा कराची वाटर बोर्ड देख लें, जो इदारा गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से चलेगा, दुनिया में कहीं पर भी गवर्नमेंट का काम नहीं होता इदारे चलाना। गवर्नमेंट तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है कि जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आके वो अपने बिज़नेस को रन करे। बिज़नेस गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम है लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट का काम है इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना। पर हमारे यहाँ ये क्या है कि इन तमाम कारोबार में गवर्नमेंट चली गई, और गवर्नमेंट भाई आप मिनिस्टर बन गए, आपने 200 लोगों का हायर कर दिया, आपने स्टील शॉर्ट थी, स्टील का कोटा दे दिया। तो इस किस्म के मामलात जो हुए उसके नुकसानात आपके सामने, नॉट ओनली इन दिस इंडस्ट्री, पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत देखें। 100 बिलियन डॉलर के करीब तकरीबन कर्जे हो गए हैं। लेकिन बस जहाँ निजी सेक्टर की आपने मिसाल दी, तो वहाँ निजी सेक्टर पर अगर हम इस तरफ आते हैं, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि कराची में आपके इल्म में होगा कि हज़ारों सैकड़ों प्रोजेक्ट्स ऐसे खड़े हुए, लेकिन वो डिलीवर नहीं हो सके। आपने तो बताया आपके तो कंप्लीट हुए, लेकिन पूरी इंडस्ट्री के अंदर ये एक मसला है, लोगों का ट्रस्ट नहीं है कि यार ये प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो वो बन ही नहीं पाता, कंप्लीट नहीं हो पाता। फिर भी अब आप चेयरमैन आबाद के हिस्से से, आप इस पर क्या कमेंट और क्या पॉलिसी है? देखिए, हकीकत तो है ना, मैं आपसे शेयर करता हूँ, और सच बात करने में अच्छा ही है। पिछले 10 साल में जो प्रोजेक्ट बने हैं, बेशतर वो डिलीवर हुए हैं 8 से 10 साल में। स्पेशली मैं शहर के अंदर की बात कर रहा हूँ। जहाँ डिलीवरीज़ का इशू है वो आउटस्कर्ट्स हैं, जैसे स्कीम 33 है, 45 जैसे स्कीम 45 है, जैसे मलीर है, और जैसे सुजानी टाउन है। वहाँ क्या इशू है? 2 इश्यूज़ हैं। 2014 से पहले लॉ एंड ऑर्डर बड़े ख़राब थे। हमारे कई बिल्डर शहीद हुए, अपनी साइट पे अपनी गाड़ी में नहीं जाते थे, छोटी गाड़ी लेके जाते थे कि आदमी पिन पॉइंट नहीं हो जाए। लेकिन शहर के अंदर के आपने बताया कंप्लीट हुआ? जी, शहर के अंदर मुझे बताएं कौन सा रुका है प्रोजेक्ट? मैं वही तो कह रहा हूँ, कैसे शहर के हालात तो ख़राब थे? नहीं, आउटस्कर्ट्स में जाना बहुत मुश्किल था। देखिए, कराची में, सदर में, शहीद मिल्लत में, क्लिफ्टन में, गार्डन में, जेएम में, नाजमाबाद में, फेडरल बी एरिया में, गुलशन में, यहाँ फिर भी कम्यूटिंग थी। पर शहर के बाहर के इलाकों में वहाँ पर तो सीधा डायरेक्ट शूट करते थे ना, या ऑफिस पे शूट करते थे। एक ये वजह थी। फिर जब ये हालात जब देखे गए, तो जिन लोगों ने फ्लैट लिए थे वो भी दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने पेमेंटें स्लो कर दी, क्योंकि उन्होंने देखा यार प्रोग्रेस नहीं है। अगर प्रोग्रेस है भी तो बिल्डिंगें जो बन चुकी हैं। कैफियत ये थी, मेरे अपने अजीज़ की बात करता हूँ, कि वो कहीं स्कीम 33 में रहते थे, बाहर घूमने गए, और जब वापस आए तो उनके फ्लैट पे ताला लगा था। नीचे यूनियन वाला ने बोला भाई हमसे बात करो तो खुलेगा। वहाँ पर एक जो पॉलिटिकल पार्टी उस ज़माने में थी बड़ी एक्टिव, उनका कब्ज़ा था, बदमाशी थी, भाई पैसे दो तो जाऊँगे अंदर। तो उसके बाद लोग दिल बर्दाश्ता हो गए, और लोगों ने बोला अब जाना ही नहीं है, तो पेमेंट भी स्लो हो गई।
तीसरी बात, जब पेमेंट स्लो हुई, बिल्डर के पास अपने पैसे नहीं थे, वो तो हमारे यहाँ क्यों, बैंक तो देता नहीं है। यही होता है कि आदमी प्लॉट लेता है बहुत बहुत, वो भी इंस्टॉलमेंट में पहले लेते थे, उसके बाद जो बुकिंग आती थी उससे बिल्डिंग बनती थी, तो उस वजह से वो डिलेज हुए। बट और उसके बाद कुछ हमारे बिल्डर हज़रात की भी गलती है, इसमें डाउट नहीं है। उन्होंने, कुछ लोगों ने मेरे ख्याल में मिस कैलकुलेट करके वहाँ 20-20 मंजिल के टावर अनाउंस कर दिए। अब उस इलाके में इतनी जितना ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं उसकी कॉस्ट महंगी होती है। सही बात। देखें, अगर मैं बनाऊँ ग्राउंड प्लस 4 तो आज 2200 में बनेगी, मैं ग्राउंड प्लस 15 बनाऊँ तो 3000 में बनेगी, और मैं ग्राउंड प्लस 30 बनाऊँ तो वो बनेगी आपकी 6000 में। उसकी पाइलिंग ये वो सब महंगी होती है। तो उन्होंने एम्बिशियसली वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए। अब जब पेमेंटें वैसी नहीं आई तो कहाँ से बनेंगे? तो वो भी एक गलती हुई, और उसमें फिर कुछ लोगों ने, जो होशियार लोग थे, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट रिवाइज़ किए और उसके फ्लोर्स कम किए और वो वहाँ के इन्वायरमेंट के मुताबिक ले आए। ठीक है। देखिए, अगर मैं फ़र्ज़ करें क्लिफ्टन में अगर ग्राउंड प्लस 40 बनाता हूँ तो बन जाएगा, बिक जाएगा, पर अगर आप मुझे कहिए कि मैं गडाप पे जाके ग्राउंड प्लस 40 बनाऊँ तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से ये डिलीवरेंस का मसला आया। आबाद ने कुछ रोल प्ले किया इस सारे मामले में, लोगों की शिकायतों के हवाले से? या आबाद क्या, पिछले कई साल से एक कंप्लेन की कमेटी है जो एक्टिवली काम कर रही है, और उस कंप्लेन की कमेटी का ये काम है कि अगर कोई अलॉटी की किसी हमारे मेंबर के ख़िलाफ़ कंप्लेन है तो उनको बुलाते हैं। अच्छा। उनकी बात सुनते हैं, बिल्डर को भी बिठाते हैं, एक पीयर प्रेशर डाल के कोशिश करते हैं वो मसला रिजॉल्व हो। मेरे हिसाब से 80-85-90% रिज़ल्ट आ जाता है। चंद जो मैं उनको कहता हूँ हमारे हैबिचुअल बिल्डर्स हैं जो नहीं करते, तो फिर हमारे पास उनके पास तरीका ये है कि हम उनको पहले सस्पेंड करें, सस्पेंड करने के बाद उनकी मेंबरशिप को रस्टिकेट कर दें। ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। आप अगर आबाद में जाएंगे तो आपको वो लिस्ट भी मिल जाएगी कि जिन मेंबर्स को हमने सस्पेंड किया हुआ है और चंद को रस्टिकेट भी किया हुआ है। इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर, इन्हीं वजह से। पर मैं आपको यहाँ ये शेयर करूँ कि ज़्यादा जो इशू है ना वो बिल्डिंग की में नहीं है, ज़्यादा इशू है हाउसिंग सोसाइटीज़ में। हाउसिंग सोसाइटीज़ कराची के आउटस्कर्ट्स में अनाउंस हुई पिछले 20 साल पहले, 25 साल पहले, और वो डिलीवर नहीं हुई। क्यों नहीं डिलीवर हुई? कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, गैस, रोड, सेवरेज, वो गवर्नमेंट ने पहुँचाना था आउटर डेवलपमेंट चार्जेस लेके। तो हमारे मेंबर्स ने, कुछ लोगों ने पेमेंट किया तो उनके यहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं आई, तो बाकी लोगों ने भी पेमेंट नहीं किया, तो वो 20-25 साल से मामला डिले होता रहा। कल भी हमारी सईद गनी साहब से मुलाकात थी, हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप आइडेंटिफाई करें, अगर कहीं हमारे मेंबर की गलती है तो हम उनको बुला के बिठा के समझाते हैं, नहीं तो पीनलाइज़ करेंगे, और जो डिलीवर करना चाहते हैं आप उनकी मदद करें ताकि लोगों को उनकी जायज़ प्रॉपर्टी जो 25-25 साल से बुक हुई हुई है वो उनको मिले। सही बात, सही। तो अच्छा, ये जैसा कि आपने बताया कि कोशिश कर रही है आबाद, और की भी है, एड्रेस भी किए हैं कुछ लोगों के। ये जो अभी हालिया दिनों जैसे बात आई लोगों को घर मिलने की, 50 लाख घरों के हवाले से एक अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की जानिब से हुई है, और फिर पीएम साहब ने उसको बाकायदा से अनाउंस भी किया और फॉर्म भी शुरू हुए। इस पर हमने पहले भी बात की थी आज जीवा साहब से। उन्होंने बताया कि ये आइडिया बुनियादी तौर पर तो आबाद का ही था, जो पिछली गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब को हमने दिया था, आसान घर के नाम से एक स्कीम का। और अब आज जब वो तो अनाउंस नहीं हो सकी, फिर 18वीं तरमीम उनका कहना था, आज जब अनाउंस हो चुकी है और मुख्तलिफ बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, तो आपको पता है कि इतना शोर इस पर उठाया जाता है, और गवर्नमेंट पे तनकीद भी की जा रही है, तारीफ़ भी की जा रही है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन बीइंग बिल्डर, बीइंग आबाद, और ये बात यहाँ लास्ट टाइम पीएम साहब खुद आए थे, उन्होंने भी कहा था हम आबाद को प्राइवेट सेक्टर को शामिल करेंगे, उनकी मुशावरत होनी चाहिए। तो उसको आप कहाँ देखते हैं, क्या कमेंट आप इसको? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हाउसिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल तब्दील करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये विज़न जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी था जब उन्होंने रोटी कपड़ा मकान कहा। ये विज़न जुनेजो साहब का भी था, ये विज़न बेनज़ीर भुट्टो साहब का भी था, ये विज़न PMLN का भी था, और ये विज़न इमरान खान साहब का भी है। इसमें तो दो राय नहीं है मेरे ख़्याल में, और कोई आप में से, मेरे में से, हम में से कोई इख्तलाफ नहीं करेगा कि ये जब इंडस्ट्री चलेगी
तो रोज़गार मिलेगा, ये इंडस्ट्री चलेगी तो रेवेन्यू जनरेट होगा, ये इंडस्ट्री चलेगी तो उसके साथ 72 अलाइड इंडस्ट्रीज़ चलेंगी, ये इंडस्ट्री चलेगी तो एक आम आदमी को मुनासिब कीमत पे मकान मिलेगा, ये इंडस्ट्री चलेगी तो क्राइम रेट कम होगा क्योंकि लोगों को जायज़ रोज़गार मिलेगा, ये इंडस्ट्री चलेगी तो एक गवर्नमेंट के पास डेटा कलेक्शन होगा कि आप किधर रहते हैं, मैं किधर रहता हूँ, और बेसिक फंडामेंटल जो सहूलतें वो मिलेंगी। इस पे तो मैं कहता हूँ अपोजिशन हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, तमाम क्लियर है। हाँ, क्लियर है। अब ये विजन कैसे पूरा होगा, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। देखें, ख़रीदार मौजूद है, बनाने वाले मौजूद हैं, मटेरियल मौजूद है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आती है एक तो ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी बिल्ड करनी है। हमारे पास इतने लोग नहीं हैं जितने मकान की हम बात कर रहे हैं, तो हमें ग्रेजुअली वो भी बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप 50 लाख मकान की बात करते हैं तो लेबर्स चाहिए, 50 लाख मकान के लिए मिस्त्री चाहिए, 50 लाख मकान के लिए इलेक्ट्रिशियन चाहिए, 50 लाख मकान के लिए सरिया कटिंग वाले चाहिए, 50 लाख मकान के लिए सर्वेयर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, अकाउंटेंट्स चाहिए, आर्किटेक्ट्स चाहिए, क्वांटिटी सर्वेयर्स चाहिए, मतलब हर बहुत बड़ा स्टफ चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ चाहिए ना। ये हमने डेवलप करना है। दूसरा चीज़ जो हम समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के साथ जो इम्पोर्टेंट है कि इतने बड़े मकान बनने के लिए फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी, उसको हमने देखना है, उसको गवर्नमेंट ने एड्रेस करना है। और तीसरी जो मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ये प्राइम मिनिस्टर ने एक विज़न दे दिया। हर प्राइम मिनिस्टर का राइट है कि वो अपना एक विज़न दे। जब तक मुख्तलिफ इदारे इससे अलाइंड नहीं होंगे इस विज़न से, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, जिसमें मैं कहता हूँ जुडिशरी है, जिसमें कहता हूँ मैं पाकिस्तान आर्मी है, जिसमें मैं कहता हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, जिसमें मैं कहता हूँ वो तमाम इदारे जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटी देना है, वो जब तक अलाइंड नहीं होंगे और इसको ओन नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ सकती स्कीम। सही। अब इससे मैं क्या मुराद है मेरी कि अलाइंड नहीं होंगे। देखें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कराची में ग्राउंड प्लस 6 से ऊपर बिल्डिंगों पे स्टे लगाया है। वो कहते हैं कि 6 बनाएं और ये 6 अलावा अम्यूनिटी फ्लोर्स। पंजाब में हाउसिंग स्कीम पे लगाया हुआ है स्टे। अब मुझे ये बताइए, जब प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम में 50 लाख मकान बनेंगे तो बिजली, यूटिलिटी, गैस, पानी, रोड तो वही हैं, तो किस तरह होगा? हम प्राइवेट सेक्टर में 2-2.5-3 लाख मकान बना रहे थे एनुअली, हम बना रहे थे ना, बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए, नए मकानात नहीं आ रहे। तो जब तक वो एड्रेस नहीं होंगे मामला, तो ये कैसे ऑफ टेक करेगी? तो मैं टास्क फोर्स की 3 मीटिंग जो इनफॉर्मल टास्क फोर्स इमरान खान साहब ने बनाई है, मैंने 3 मीटिंग्स वहाँ अटेंड की हैं और मैंने ये पॉइंट आउट किया कि सर बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, बट ये तमाम इदारों को अलाइन कीजिए, साथ लें और फिर हम एज अ यूनिटी कुव्वत के साथ आगे बढ़ेंगे। जब तक अलग अलग सिम्पटों में होंगे नहीं, आप अगर किसी का कोई इस पर वो अप्रीहेंशन है वो सुन लें, उसको पार्ट ऑफ द टीम बना लें कि भाई ये करने जा रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को अगर कोई गलती है तो पॉइंट आउट करें, अगर हम मिस्टेक नहीं दूर करें तो क्रिटिसाइज़ करें, नहीं तो एक्शन भी लें। देखिए, हमें ट्रांसपेरेंसी से काम करना है। ये इनिशिएटिव और दूसरे पुराने इनिशिएटिव में क्या फ़र्क है? ये इनिशिएटिव प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन है, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। अच्छा। इसमें गवर्नमेंट सिर्फ एनेबलर का और फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगी। गवर्नमेंट का काम ये होगा कि एनेबलिंग इन्वायरमेंट दे और फैसिलिटेट करे कारोबार को। इसमें इन्होंने 2-3 चीज़ें जो हमने कही थी उनको टेकअप किया है। हमने कहा था फास्ट ट्रैक 1 विंडो अप्रूवल, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव कर दिया है। फिक्स इनकम टैक्स हमने कहा था जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अप्रूव किया है। नेक्स्ट हमने ये उनको कहा था कि देखिए, आज फैक्चुअल पोजीशन ये है कि 100% ऑफ टेक है सरिये का पाकिस्तान में और 94% सीमेंट का है, जबकि कोई डैम नहीं बन रहा, जबकि पीएसडीपी रुका हुआ है और जबकि ये हाउसिंग स्कीम नहीं आई और प्राइवेट सेक्टर भी कोई काम नहीं कर सकता स्टे की वजह से। तो ये जब स्कीमें सब साथ चलेंगी तो ये तो मटेरियल कहाँ से कहाँ हो जाएगा, अवेलेबल ही नहीं होगा। तो तमाम इन मैन्युफैक्चरर्स को आप बुलाएं
देखें, हमने मिसाल उनको ये दी कि स्पेन दुनिया का अच्छा टाइल बनाता है, वहाँ 3 यूरो का टाइल है, 500 रुपये का। पाकिस्तान में वो टाइल 1300 रुपये का लोकल। इसी तरह दुनिया में पर कैपिटा इनकम $15,000 है, यूरोप की, पाकिस्तान की $1200 है। हमारे यहाँ सरिया 1,10,000 का है और जर्मनी में सरिया है 60,000 रुपये पर टन। इसी तरह हम सीमेंट पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं 350 में, और वहाँ से जो आता है हम लोकल बायर के लिए, आपके मेरे लिए 650। तो आप, हमने कहा कि आप चेक करें क्या मसला है। सही बात है। उसका मसला, जब हमने उसको रिसर्च की और उसको देखा तो उसका मसला बहुत क्लियर है। उसका मसला ये है, देखिए मैं आपको बताऊँ, इन तमाम मुल्कों में लेबर हमसे एक्सपेंसिव पर आवर $20-25, जबकि हमारे यहाँ महीने की जो लेबर की है वो 16-17-18 हज़ार है। $25 हो गए, तकरीबन कितने हो गए, 3,000 रुपये आज के जी पर डे और पर आवर, और 6 घंटे की अगर जॉब करते हैं तो 18,000 रुपये हो गए। इतनी महंगी लेबर है। वहाँ पर कंप्लाइंस हमसे ज़्यादा है, सेफ्टी हमसे ज़्यादा है, टैक्स में इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ कलेक्शन हमसे ज़्यादा बेहतर है, 40% टैक्स है, हायर है। हमारे यहाँ क्यों महंगा है? तो हमने उनको समझाया कि इसलिए महंगा है कि ग्लास के 4 मैन्युफैक्चरर्स हैं, टाइल के 4 मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्टील के 4 बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, सीमेंट की 6 फैमिलीज़ हैं। इन्होंने कार्टेलाइजेशन किया हुआ है। ये बैठते हैं कमरे में और तय करते हैं कि भाई आज रेट 200 रुपये बढ़ा देंगे, 50 रुपये बढ़ा देंगे, सरिये वाले कहते हैं 5,000 रुपये बढ़ा देंगे, वो सब और इंश्योर करते हैं कि जो पहले FBR था कि उसमें कोई सिस्टम से अपना वर्क कर लें जो हमारे लोकल हालात हैं, और एक इतनी इन्हांस ड्यूटी लगा दें कि माल इंपोर्ट नहीं हो सके, हमसे खरीदें। हमसे ही खरीदें। PSDP का बजट 20% ये लोग खा रहे हैं। हम तो बिल्डर तो आगे ये पास ऑन करता है ना, हम आपको ले देंगे, आप फ्लैट देंगे, हम भी लोगों का खून चूस के इनका पेट भर रहे हैं। तो हमने कहा कि सर लास्ट टाइम भी जब ये था 85,000 रुपये था, जब पहला सरिये का नवाज शरीफ साहब ने अलाउ किया ना वो आना जहाज़, तो ये रेट गिर के 55,000 रुपये हो गए। आज भी देखें 30,000 रुपये स्क्रैप है, 20,000 रुपये कन्वर्जन है, 10% 10,000 रुपये ड्यूटी, सॉरी 5,000 रुपये ड्यूटी है, 5,000 रुपये मुनाफा। 60,000 से महंगा सरिया नहीं होना चाहिए। ये बेच रहे हैं 1,10,000 रुपये। तो 1,000 टन पर डे प्रोडक्शन है, यानी 30-40 हज़ार रुपये टन कमा रहे हैं। तो कहाँ से कौन देगा ये? इसका इफेक्ट पूरी सब पे चीज़ हो। हमने जब अभी हमने आबाद ने कैलकुलेशन कराई कि किस तरह सीमेंट की मिल लगती है 65 बिलियन रुपए की, 65 बिलियन, पे बैक पीरियड 2 ईयर मिनिमम, मैक्सिमम 3 ईयर्स, 3 साल में पैसे पूरे। ये कौन सा, ये हीरोइन का कारोबार है क्या? ये स्टील मिल लगती है 5 बिलियन की, 2 से 3 साल में पे बैक पीरियड। री-रोलिंग मिल, ये ऑटोमेटिक री रोलिंग मिल। इसी तरह हमारी टाइल्स की मिल लगती है 5-7 बिलियन की, वो भी 2 साल से वो भी। अब आप हमसे बहुत लोग बोलते हैं 7 अरब की मिल लगाने के बाद 2 साल में 7 अरब भी कमाएगा, उसके बाद मुनाफा ही मुनाफा। 65 अरब की मिल में भी यही चल रहा है। अच्छा, जब फिर हमसे कुछ आप जैसे साफियों ने पूछा कि इतना आसान है तो आप क्यों नहीं लगा लेते, जाहिर बात है। तो हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं एज एन इंडस्ट्री कि हम लगाएंगे, करना भी चाहिए, बट हर एक काम का एक माइंडसेट होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट का एक अपना माइंडसेट है, वो उस हिसाब से काम करता है। बिल्डर का एक अपना माइंडसेट है, जो मनी एक्सचेंजर का काम कर रहा है ना, उसका एक अपना माइंडसेट है। आप मीडिया से रिलेटेड हैं, आपका अपना माइंडसेट है। जो मैं अब बहुत, मैं आपको क्रूड फॉर्म में आ जाऊँ, कसाई का काम कर रहा है, उसका एक अपना माइंडसेट है। वो आपने इब्तिदा में बात की फोकस रहेगा काम करो, तो अगर वो कसाई पे फोकस है तो वो क्यों बोलेगा यार मैं कल से बिल्डिंग इंडस्ट्री में काम करूँ, मैं अगर अच्छा कसाई हूँ तो मैं कसाई में एक्सेलेंस हासिल करूँ। बट हमें अब इसलिए मजबूरी हो रही है कि देखें हमारे साथ, इंडस्ट्री के साथ चंद लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर में कहा कि हम पहले सेल्फ रेगुलेशन चाहते हैं। आपकी स्कीम में जो काम करेंगे, हम पहले मकान की प्राइस तय कर लें, ताकि ऐसा नहीं आप ज़मीन दें और बिल्डर वो 10 लाख या 25 लाख में बेच रहा हूँ, और ऐड लिखें, प्राइम मिनिस्टर का नंबर लिखें ऑफिस का, सेक्रेटरीट का, कि कोई शिकायत हो तो डायरेक्ट यहाँ लॉन्च करो, उसको कैंसिल करो, उसको बुला के पूछो। इसी तरह काम होंगे ये। हाँ नहीं, ये बात सही है। अच्छा, आप हम थोड़ा सा वो आपने जिक्र किया, FBR का जिक्र आया, टैक्सेस का आया, ये SBCA और FBR के साथ मामला बिल्डर्स के कैसे हैं? सुना बीच में कवायद मांगे थे उन्होंने, और FBR ने टैक्सेस का लोड, कहा जाता है कि सारा देने वालों पे डालते हैं। तो अभी रिसेंट माशी हालात मुल्क के वो सही हैं, दगरगू हालात हैं, चैलेंजेस का सामना है।
तो ऐसे में टैक्स पेयर्स पे लोड बढ़ाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। देखिए हमारा FBR को हमेशा ये कहना है कि जो भी टैक्स नेट में है वो तो अपना हिस्से का टैक्स दे रहा है, मुमकिन है कुछ कम दे रहा होगा, वो मैं उसको डिफेंड नहीं करता, बट दे रहा है। जो लोग टैक्स नेट से बिल्कुल बाहर हैं, जो सालों साल आना ही नहीं चाहते, उनकी तरफ ख़ास तवज्जो होना चाहिए कि उनको लेके आए। इस टाइम इन्होंने कुछ काम किया है और हम भी इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ FBR को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपने कहा SBCA का वैसे ही रिवायती बेढंगा अंदाज़ है। SBCA में अगर आप काम करवाना चाहते हैं, सिस्टम से वाकिफ़ हैं, सिस्टम पे चलेंगे तो आपका काम होगा। अगर आप सिस्टम से इलाहिदा काम करेंगे तो 10 साल भी आपकी अप्रूवल नहीं होगी, ये इसमें दो राय नहीं है। कल भी हमारी बात हुई और हमने दुबई म्यूनसिपैलिटी को भी लेटर लिखा है कि किस तरह से दुबई में अप्रूवल होता है। वो कहते हैं कि ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ आप नक्शा जमा कर दो, उसका पासवर्ड इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के पास होता है, वो देखेंगे। आप अच्छे इंजीनियर आर्किटेक्ट करो, वो अपना नक्शा जमा करेंगे, नक्शे की ज़िम्मेदारी उन लोगों की होगी। 10 दिन 15 दिन का टाइम होता है कि वो अगर कोई चीज़ फंडामेंटल गलती है तो वो पॉइंट आउट करेंगे, आपने गलती की। 1 महीने में नक्शा आपके पास, ना आपको बिल्डिंग कंट्रोल जाने की ज़रूरत है, ना किसी से मिलने की ज़रूरत है, ना टेबल टू टेबल फाइल चलाने की ज़रूरत है। हमने दुबई म्यूनसिपैलिटी से लिखा है कि हमें वो मॉडल दें, हम सिंध गवर्नमेंट को भी दिखाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में भी दिखाएंगे। तो अगर ये वाला सिस्टम मंजूर हो गया तो फिर बाकी कमाएंगे खाएंगे कैसे? वो जाके मेरे ख्याल में देखें कहीं ना कहीं हमें ठीक होना पड़ेगा। हाँ। चाहे वो अफसरान हो, अंदर की विल हो सही होने की, सब सही हो सकता है, या वो बिल्डर हो जो उस सिस्टम से फ़ायदा उठाते रहे हों। देखिए कनाइवेंस है, ये मैं कहूँ सिर्फ उनकी गलती है मुनासिब नहीं, सिर्फ हमारी गलती है। हमें ओवरऑल चेंज होना पड़ेगा, चेंज को प्राउडली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फ़ख्र महसूस करना पड़ेगा, यार हम ऐसा काम करने जा रहे हैं। पहले तो हम अनफॉर्चुनेटली गलत काम करके दोस्तों में फ़ख्र से बयान करते थे, यार हमने ये कर लिया, पकड़े भी नहीं गए यार। ये वो हमने कल्चर को, वो टेंडेंसी को चेंज करना पड़ेगा। सही बात है, एक अच्छी मस्बत रुख पे जाना पड़ेगा। अच्छा, ये आप कराची की कच्ची आबादियों के वाले से आप मतलब आप देख रहे हैं कि बढ़ रही हैं, पहले कम थी बढ़ती जा रही हैं, या ये कि इनका कोई वो है, जैसे आपने अभी कच्ची आबादियों के वाले से जिक्र किया कि आपने कमेटी थी और उसमें काम कराया था, उसको आप क्या देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन? देखिए हम ये समझते हैं स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड जो बना है दैट इज़ द राइट सोल्यूशन, उस पर काम होना चाहिए। उस पर मेरे से एक गलती हो गई थी। मेरे से क्या गलती हुई थी, उस पर हमने मशावरत जब की थी, हम चाहते थे बेहतरीन ट्रांसपेरेंट बोर्ड रखें। अब उसमें हमने कोर कमांडर को भी डाल दिया, उसमें DG रेंजर को भी डाल दिया, उसमें चीफ मिनिस्टर को भी डाल दिया, उसमें हमने एक एमिनेंट वकील को भी डाल दिया, उसमें एक बड़े आर्किटेक्ट को भी डाल दिया, उसमें हमने मतलब हर वो आदमी को डाल दिया जो इसकी ट्रांसपेरेंसी पे नज़र रखे। अब ये हो गया कि इतने बड़े लोगों को जब डाल दिया तो कोई किसी के नीचे बैठने को तैयार नहीं। ये हमने बाद में रियलाइज़ किया कि ये तक हमने इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल में अब उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। यानी ये एक सोल्यूशन है, आप समझते हैं कच्ची आबादियों को डेवलप करने, उनको कम करने, या उनको क्या करना चाहिए कि सहूलियात देकर उनको थोड़ी बेहतर। मैं उनको ये कहता हूँ, उनको वो लिविंग स्टैंडर्ड देना जो बहैसियत पाकिस्तानी उनका राइट है, इस्लाम वाली कैटेगरी से वो आगे आ जाए। जी। और हमने उसमें रेंजर्स को क्यों डाला था, क्योंकि हमें एक चाइनीज़ हमारे पास वो आया डेलीगेशन, हम उसको लेके गए वहाँ पर एक आबादी में, तो वहाँ हमें ऐसे लगा क्रिमिनल अनासिर बहुत हैं, बदमाशी, पॉलिटिकल, ये वो। तो हमने DG रेंजर को इसलिए डाला कि वो उसको हैंडल कर सकेंगे, हम तो भाग जाएगा बाहर का इन्वेस्टर तो। सही बात। बट फिर रियलाइज़ यही किया कि ये गलती हुई कि बहुत सारे हैवी वेट्स डाल दिए, एक ही रखते तो वो बेहतर था। सही। अच्छा, ये जो लोग ज़मीन लेते हैं, फ्लैट बनाते हैं, एक वो हम देखते हैं कि एक हकीकी वैल्यू होती है, एक मार्केट वैल्यू होती है, ये दो इसमें वो रहता है, मामला खासे तनाज़ात भी रहते हैं। इस पर आपकी क्या वो है बात, क्या इसमें चाहती है, क्या मुतालबा है कि नहीं जी, या तो उसकी हकीकी वैल्यू रखी जाए जो है, या मार्केट वैल्यू, उसके इनमें अब क्या? आबाद 3 साल से ही कोशिश कर रहा था कि एक वैल्यू हो जाए जो कि है मार्केट वैल्यू। आबाद के प्रपोज़ल मुख्तलिफ अदबार में जाते भी रहे, फेडरल गवर्नमेंट ने मान लिया है, असद उमर साहब हमें एक्नॉलेज भी करते हैं। इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है? देखिए हमने ये कहा गवर्नमेंट को 1% ऑफ दी मार्केट वैल्यू और 7% ऑफ द एग्जिस्टिंग वैल्यू, जो आपका फार्मूला विच एवर इज़ हायर।
आज 7% प्रोविंशियल के टैक्सेस है ना, 1 करोड़ रुपये में रजिस्ट्री होती है, तो मैं 7 लाख रुपए देता हूँ। वही रजिस्ट्री में मार्केट वैल्यू में 10 करोड़ में करता हूँ, 1% देता हूँ, 10 लाख देता हूँ। तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और उन लोगों को मौका मिलेगा जो साफ काम करना चाहते हैं, और उनको देखा देखी मजबूरन दूसरों को भी करना पड़ेगा। तो वो विंडो आप क्रिएट करें। मैं समझता हूँ आते बजट में इंशाल्लाह ताला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सही। अच्छा, ये ठीक है कि गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन आप आबाद के प्लेटफॉर्म से क्या कोई ऐसी पॉलिसी स्कीम है जो कम आमदनी वाले लोगों के लिए हो, या ऐसे जो, एक तो आपने ग्रीवियंस का बताया कि कंप्लेंट सेल है वो करता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं कई सालों से वो बिल्डर कीमतें बढ़ाते चले जाते हैं, ये वाली शिकायतें हैं। फिर जो एक कुछ हकीकी बायर भी, हर शख्स इन्वेस्टर नहीं होता कि नहीं यार चलो बिल्डिंग में लगा दो या ज़मीन, कुछ जेन्युइन लोग भी होते हैं, तनख्वाहदार तबका है जैसे वो चाहता है कि वो हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ आप के जहन में नहीं यार जेन्युइन लोग हो जो, देखिए मैं बताऊं, पहले जो कंप्लेंट्स का इशू है ना, हम ये चाहते हैं कि अगर किसी की कंप्लेन है वो भेजें, आबाद उसको इंशाल्लाह ताला एड्रेस करके देगा। नेक्स्ट चीज़ आपने कहा सोशल हाउसिंग के लिए, बिल्कुल आबाद की ये एक मोटिवेटेड सोच है कि ये करना है। हम ये चाह रहे हैं कि इसी स्कीम जो प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग, देखिए प्राइम मिनिस्टर हमारे ही हैं, पाकिस्तान के ही हैं। अगर मेरा कोई मेंबर ये स्कीम में काम करना चाहता है तो जो फ़वाइद उस स्कीम में हैं वो उसको भी दे दें। वो अपनी इंडिपेंडेंस से काम करेगा। और जैसे क्या फ़वाइद, अगर वो स्कीम 33 में कोई बाहर कर रहा है तो वहाँ तक का इंफ्रास्ट्रक्चर ला के गवर्नमेंट दे दे जो स्कीम में हमने रखा है। 1 विंडो उसको अप्रूवल दे दे जो स्कीम में हमने रखा है। हमने ये रखा है कि फ़िक्स इनकम टैक्स होगा, वो रखा है। हमने इस स्कीम में ये रखा है कि अगर ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स प्राइस अपने कंट्रोल नहीं करेंगे तो इनको इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाएगी हमारे बिल्डर्स को। देखिए अब मैंने आपको मिसाल दी ना, $15,000 जहाँ इनकम है पर कैपिटा, हमारे यहाँ $1,200 है। हमारे यहाँ सब मटेरियल महंगा, तो हम सस्ता कैसे देंगे? सही बात है, मुमकिन ही नहीं है ना। तो बात ये है, तो वो हम ये कहते हैं कि हाँ, हमारे मेंबर की तरफ से वो भी प्राइस डिक्लेयर करे कि इतने में बेचूंगा, उससे बढ़ाऊंगा नहीं, इतने टाइम में डिलीवरी दूंगा। तो कुछ स्टेप हम आगे लेंगे, कुछ वो लेंगे, तो ये प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर मिलके काम होगा। तो ठीक है, मैं इसमें तो बहुत आपने अच्छा एक वो रखा कि आपकी एक तो बस बुनियादी बात ये कि आप चाहते हैं करना। अच्छा, यहाँ बीच में आपने जिक्र किया गवर्नमेंट सेक्टर का, और वो हमने देखा गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी प्रोजेक्ट्स आए वो डिलीवर नहीं हो सके, बहुत हो रहे। लियारिड स्कीम की बात कर ली जाए और MDA की, तो बल्कि इवन ये वहाँ तो खुद कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं पहुँच सका। अभी हॉक्सबे स्कीम में हमारे साफ़ी सोसाइटी के प्लॉट्स हैं और गली चल रहा था, नेवल वालों ने कब्ज़ा कर लिया वो, और कई सालों से 12 साल से ज़ायद का अर्सा हो गया। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पाती अपने ही उसको? बाकी वो तो समझ में आता है फाइलों के लिए, लेकिन अपनी अनाउंस करदा स्कीम। देखिए मैं आपको बताऊं, और सबसे ज़्यादा आवाम ट्रस्ट उस पर कर रही होती है, ये सरकारी स्कीम है, लिहाजा पैसे जमा कराने का भी अमल वैसा मेरा आपसे भी, मेरे भाई और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड मेनी अ टाइम्स। दलील एग्जांपल्स हैं, देखें हॉक्सबे स्कीम, आपके MDA की स्कीम, पूरा MDA ख़त्म हो गया ना जी। पूरा MDA एक बिल्डर को दे दिया आपने। तो गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट एनेबलिंग इन्वायरमेंट दे और स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखे। अगर हसन ने कोई स्कीम अनाउंस की है 3 महीने में और 3 साल में कब्ज़ा देना है, तो अगर वो नहीं देता हसन कब्ज़ा तो उसके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल पेनल्टीज़ होनी चाहिए। और अगर हसन को कोई डिपार्टमेंट वो सहूलियात नहीं दे रहा जो उसका राइट है, बिजली, पानी, गैस, सीवरेज, तो उन डिपार्टमेंट के नॉट लेस देन MD के ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन होना चाहिए। देखिए हम छोटे स्केप ढूंढते रहते हैं, एक्शन को कर दिया, इसको नहीं। MD इज़ रिस्पॉन्सिबल। मेरी कंपनी डिलीवर नहीं कर रही तो आई बीइंग द ओनर, द प्रोप्राइटर, द डायरेक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल। सही, ये हमें टाइम क्लियर कट करना पड़ेगा, यानी बड़े मगरमच्छों को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके जो है वो हाथ और स्ट्रॉन्ग हाथ डालना पड़ेगा। एंड ये कोई फेवर किसी का नहीं है। हाँ, नहीं, इन द इंटरेस्ट ऑफ पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इसे बल्कि पूरा मुल्क है, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री ये डिसीजन होगा, इससे इम्पैक्ट पूरी मुल्क में नजर आएगा। देखिए अगर मैं ऊपर से सीधा हो जाऊंगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन सीधी हो जाएगी। हाँ, उसे कहता है मछली सर से सड़ती है तो सर सही है। बिल्कुल, आप इसमें कोई डाउट नहीं। इसी तरह अगर MD वाटर बोर्ड परफॉर्म नहीं कर पा रहा, टर्मिनेट करो, पहले टर्मिनेट किया जाए, टर्मिनेट करो, पूछो, 3 महीने का मौका दो, टर्मिनेट, मेक एग्जाम्पल आउट ऑफ हिम।
तभी ये इदारे चलेंगे। हमें उम्मीद है इस बार तब्दीली कुछ आएगी और इस तरह से इदारों में आप इंशाल्लाह ताला आबाद में भी देखिएगा 2018-19 के टेन्योर में हम बहुत सारी आपने अपने लिए वैसे क्या चैलेंजेस लिए हैं इस साल भर का? देखिए हमने 3 बुनियादी चीज़ों को टच कर रहे हैं जो आज तक 70 साल में या नहीं हुई, मतलब जब से आबाद बना है। हमने पहली बार आबाद में बिल्डर्स की रेटिंग करवानी है फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। वो हम ऑब्लिगेटरी रखेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि सबको हम मैं करवाऊंगा, आप करवाएंगे, जो चाहता है वो करवा ले, A+, जो रेटिंग जिसकी बने, ताकि सब मोटिवेट हों। इसी तररह हमने एक दौड़ में शामिल हो। हाँ, पॉजिटिव सोच में चलना। बहुत अच्छे। दूसरी चीज़ हमने जो की है वो भी कभी भी नहीं हुई, CDC को हमने लिखा लेटर और CDC को कहा कि हम चाहते हैं कि तमाम हमारे मेंबर की फ्लैट्स की सब लीज रजिस्ट्रियाँ हम आपके पास करें, CDC की, और उसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करनी हो आबाद आपका पार्टनर बनेगा। आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले चले जाएं, शेयर्स फिजिकल होते थे, आई मीन डब्बों के डब्बे और कमरों के कमरों। CDC बनने के बाद सबके शेयर सीधे हो गए, कोई डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, जब चाहे मॉर्गेज हो सकते हैं। रियल स्टेट की प्रॉपर्टी अगर आपकी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम जाए और 1 करोड़ का प्लॉट है तो वो फिर 10% नीचे बिकता है 90 लाख का, वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तीसरी जो हम एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं, और मेरी उम्मीद ये है कि अगर हम ये कर लेंगे तो इंडस्ट्री में बहुत फ़र्क आ जाएगा। वो ये है कि फास्ट ट्रैक अप्रूवल थ्रू 1 विंडो। अच्छा। और इसके लिए हमने, जैसे मैंने कहा, दुबई म्यूनसिपलिटी को लिखा है, हमने मुख्तलिफ़ इदारों को दुनिया में जाइए और उनको लिखा है, उनकी टीमों को हम टीम बना रहे हैं विज़िट करने। वो मॉडल हम पाकिस्तान लेके आएंगे। मुझे उम्मीद है सिंध गवर्नमेंट भी हमारे साथ देगी, और मुझे कभी उम्मीद है कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग, कहीं ये मॉडल हमने क्रिएट करना है। एक नई चीज़ होगी जो कि ये देखिए ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। आप क्लिक पे दबाएंगे, आपको नक्शा सामने आ जाएगा कि भाई इसका अप्रूव है कि नहीं है, तो क्या है, दे क्या रहा है, क्या रहा है, डिजिटाइज हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। हम समझते हैं कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस हमारे लोगों में भी हमें मिलेगी, बट ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द लोग चाहते हैं कि अब साफ काम करें, ठीक है, और हम वो किसी से भी ब्लैकमेल ना हो। तो ये हमारे 3 बुनियादी इक़दामात हैं जो हम समझते हैं कि मैं 1 साल में हूँ, मेरे बाद आने वाली टीम इसको कैरी करेगी, और ये वो फंडामेंटल चेंजेस हैं जो 70 इयर्स पाकिस्तान में रियल स्टेट में नहीं आए, नहीं है, पहली बार आएंगे बिल्कुल। और ये 1 साल लगे, 2 साल लगे या 3 साल, ये आएंगे ज़रूर। इसकी बुनियाद मैं डाल के जाऊँगा। CDC को मैंने कह दिया है, मैंने सॉफ्टवेयर हाउस को मैंने दुबई म्यूनसिपलिटी को कह दिया है, मैंने क्या कहते हैं, मैंने जो आपको ये तीसरा इनिशिएटिव किया इसको कह दिया है कि वील फाइनेंस दैट, आबाद विल फाइनेंस दैट। आबाद देखिए 15 साल पहले के स्टॉक एक्सचेंज देख लें, उंगलियों पर शेयर बिकते थे 2, 3, 4, अब देखें दुनिया के लोग आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट काम हो गया ना। इसी तरह रियल स्टेट की कैपिटलाइजेशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से कहीं ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू मेक इट ऑन मच मोर ऑन रेगुलेटेड एंड फॉर्मल साइड, लेकिन आप उसको वो हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, और इससे बहुत बेहतर चेंज आएगा। अच्छा, मीडिया के हवाले से मैं आप इस वक्त मौजूदा मीडिया का जो भी बूम है सारा, इसको आप कैसा आबाद के साथ अगर वो कंपेयर करना चाहें, या उसकी तरजीहात में मीडिया की कैटेगरी क्या आप फॉलो करती है? देखिए, मीडिया का बूम परवेज़ मुशर्रफ साहब की पॉलिसी से बहुत लोगों को सपोर्ट मिला, और एक ये बहुत अच्छा मूव है। और आबाद से मीडिया भरपूर ताउन इसलिए भी करता है, मैं समझता हूँ कि हमारे भी वही इश्यूज़ हैं जो एक आम आदमी के इश्यूज़ हैं। पर मैं नाम नहीं लूँगा, कल एक बहुत बड़े आपके मीडिया एंकर, सीनियर एंकर के साथ बैठा था, मैंने कहा कि पर कहीं कहीं मीडिया की खामोशी बड़ी माने खेज़ है कि क्यों खामोश है, इतनी बड़ी गलतियाँ सामने हो रही हैं, क्यों पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैं अपने भाइयों को कहूँगा कि आप भी यकीनन अगर कोई गलती हमारे एंड पे है, अपने एंड पे भी, आपके एंड पे क्या गलती है मैं बताऊँ, खामोशी। मीडिया ने उस खामोशी को तोड़ दिया है, जी, स्पाइरल ऑफ साइलेंस को तोड़ा है। जो खामोशी है ना, देखिए कोई गलत काम हो रहा है, आप जाके इंटरवीन करें। एक बात कह रहा हूँ,
और एक आप खामोशी से पास ऑन हो जाएं। तो जब आप मीडिया खामोशी से पास ऑन हो जाता है ना, तो वो टैक्टिक सपोर्ट होता है। देखिए आपकी आवाज़ बहुत मजबूत आवाज़ है, आप हुकूमतें बनाने में, हुकूमतें हिलाने में, हुकूमत पे एक चेक रखने पे एक बड़ा एक रोल रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस नए पाकिस्तान में मीडिया को भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को गैर जानिबदार होकर खुल के एक बात करनी पड़ेगी। मैंने इस पे भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम को हम सपोर्ट करते हैं, पर जहाँ कोई गलती होगी तो हम कहेंगे, नहीं माना जाएगा तो हम पहले प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। सही, देखिए हम ये कर सकते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल। इसी तरह आई थिंक मैं कहता हूँ जो दायरा है उसको तो इंसान करेगा। इसी तरह मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग के अलावा जिस तरह आप भी मीडिया है, मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी भरपूर नज़र रखें, गलती हो पहले पॉइंट आउट करें। देखिए पॉजिटिवली पॉइंट आउट करेंगे, ये गलती है इसको दुरुस्त कर दिया। इसके नतीजे में इंटरेस्ट आम आदमी को फायदा होना है। अगर करेंगे हम तो आम आदमी अगर नहीं माने फिर क्रिटिसाइज भी होना चाहिए, फिर एक्शन भी होना चाहिए, बट अ चांस शुड बी गिवन कि लोग परफॉर्म कर सकें। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। हसन बख्शी साहब का कहना है कि इंसान अगर अपनी गलती को निशानदेही होने पर दुरुस्त रास्ता अख्तियार करे, अपनी इस्लाह करे, तो यकीनन ये उसकी कामयाबी की एक अहम सीढ़ी होती है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, हम अगले प्रोग्राम में मज़ीद किसी ऐसी शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।